बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सऊदी अरब की एक जेल में पुलिस ऑफिसर था। यहाँ एक अरबी हमला खातून आई जिस पर इसके शोहर ने इल्ज़ाम लगाया मेरी बीवी बदकार है, इसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है। तफ्तीश अभी जारी थी। मुझे इस अरबी हमला खातून पर तरस आया और मैंने इसे रहने के लिए एक स्पेशल रूम दिया। एक लेडी पुलिस की जिम्मेदारी लगा दी कि इसकी डिलीवरी तक इसका ख्याल रखे। 9 माह पूरे होते दाई इस हमला अरबी खातून का चेकअप करने आई तो खातून ने कहा कि मैं 9 माह का नहीं बल्कि पूरे 13 माह का बच्चा पैदा करती हूँ। इसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। 13 महीने पूरे हुए तो इस अरबी खातून ने एक ऐसा बच्चा पैदा किया देखकर हमारे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो बीए के इम्तिहान देकर मुलाजमत ढूंढना शुरू कर दी थी। क्योंकि मेरे अब्बू अभी काफी बीमार रहने लगे थे, इनसे काम नहीं होता था। मेरे अब्बू मोटर मैकेनिक थे। इन्होंने सारी जिंदगी इतना ही कमाया था, अब मुश्किल गुजारा होता था। मैं अब्बू की पहली लात था। फिर मेरे बाद 4 बेटियों की जिम्मेदारी भी थी। वो चाहते थे कि मैं भी इनके साथ वर्कशॉप पर जाने लगूं, मगर मुझे जाती तौर पर ये काम पसंद नहीं था, क्योंकि इस काम ने मेरे बाप को थका दिया था, उम्र से जल्दी बूढ़ा कर दिया था। इसलिए मैं पढ़ता गया। ट्यूशन पढ़ा कर मैंने बीए की तालीम हासिल कर ली थी। मैं अच्छी सी जॉब ढूंढने के लिए बहुत पुरुमीद था। ऐसी जॉब जो रातों रात हमारे हालात बदल देती। मगर अकल तो मेरी अब ठिकाने आई जब मैंने बड़े से बड़ी डिग्री वालों को जॉब इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे हुए देखा था। वो पर एक ही शिक्का होता था कि मुलाजमतें मेरिट पर नहीं बल्कि सिफारिश पर मिलती हैं। एक साल मैं यूं ही धक्के खाता रहा था, तो इस सिस्टम से ही दिल अचाट हो गया था। एक मोटर मैकेनिक के बेटे की सिफारिश भला कौन करता। फिर यूं हुआ, अबू मेरी तरक्की देखते हैं कि बिना ही इस दुनिया से चले गए थे। अब तो मेरी रातों की नींद तक हराम हो गई थी। माँ और 4 बहनों का साथ था। मुझे समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। खैर, कहते हैं कि अल्लाह बेहतरीन वसीले पैदा करने वाला है। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, हमीद तुम्हारे पास पासपोर्ट है। अम्मी की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, अम्मी क्यों, खैरियत है। अम्मी कहने लगी, मैंने अपनी मासी के बेटे से तस्करा किया था, वो तुम्हें अच्छी सी नौकरी लगवा दे। तो वो कहने लगा, बाजी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, अगर आप में इतना हौसला है कि आप अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर लें तो मैं इसे अपने दोस्त के पास सऊदी अरब भेज दूंगा। मैंने इससे हामी भर लिया, क्योंकि बाप तो तुम्हारा मीनू मिट्टी तले जा सोया है। अपनी बहनों की शादियां तुम ही ने तो करनी है। मुझे यकीन है कि सऊदी अरब जाकर तुम अच्छा कमाने लगोगे। अपनी अम्मी की बात सुनकर एकदम से बरखुश हो गया था। मैं बोला, अम्मी अगर मेरा वीजा लग जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अम्मी मुझे ढेरों दुआएं देने लगी थी। फिर अल्लाह के फजल से सब कुछ चटपट हो गया था। मेरा वीजा इतनी जल्दी आ गया था कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। अल्लाह का नाम लेकर मैं मुल्क से बाहर चला गया था तो समझा था कि सऊदी जाते ही मेरा काम लग जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा आज़ाद वीज़ा था। हाँ, आकर मुझे काम ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। अम्मी को फ़ोन करके हालात का आगाह किया तो अम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी, मेरे लिए दुआएं कर रही थी। वो बोली, हमीद तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी मासी के बेटे शकूर से बात करती हूँ। ज़रा मुतमईन हो गया था। अगले ही दिन मुझे भाई शकूर का फ़ोन आ गया। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारी बात अपने दोस्त से की है, वो तुम्हें बहुत अच्छी मुलाजमत दिलवा देगा। मैंने इनका बहुत शुक्र अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। शकूर का दोस्त एक अच्छा इंसान था। मैं जब से सऊदी आया था इनके पास ही रह रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, हमीद आज मैं तुम्हें अपने अरबी मालिक के पास ले जाऊंगा। मैंने इसके सामने तुम्हारी खूब तारीफ की है, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कोई अच्छा काम दे देगा। फिर कहने लगा, तुम जानते हो ना अरबी लोग असूलों के बहुत पक्के होते हैं, तुम इनके साथ किसी की किस्म की हेर फेर करने की कोशिश मत करना। बोला, भाई साहब आप इस बात की फिक्र न करें, अल्लाह का शुक्र है मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, मुझ पर ऐसी कोई बुराई नहीं है। मुस्कुराने लगे और बोले, चलो मेरे साथ। हम दोनों एक टैक्सी में बैठकर बड़ी इमारत तक जा पहुंचे थे। वो मुझे अपने साथ अंदर ले गया। अरबी ही रब वाला अरबी मौजूद था। इसकी उम्र लगभग कोई 50 वर्ष साल होगी। इसने खुद को बहुत फिट कर रखा हुआ था। ने शकूर भाई के दोस्त से कहा कि अब आप चल जाएं, मैं इस लड़के को काम भी दे दूंगा और रहायश के लिए भी जगह भी दे दूंगा। के जाने के बाद वो अरबी मेरा इंटरव्यू लेने लगा था। फिर इसने मेरे दस्तावेज देखे तो कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक सरकारी जॉब दे दूंगा। मेरी मुलाजमत का मतलब सुनकर मैं तो बेहद खुश हो गया था। तान में भी ये ही मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे सरकारी मुलाजमत मिल जाए, क्योंकि फिर इंसान को उम्र भर सरकार की जानब से सहूलतें मिलती रहती हैं। वो अरबी कहने लगा, मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करवा देता हूँ। ये बात सुनकर मैं बेहद खुश हुआ। बोला, आपका एहसान होगा मुझ पर। कहने लगा, हूँ तो पुलिस में भर्ती होना कोई आसान बात नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लेना पड़ता है, दौड़ वगैरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर दिखाने के काबिल हो, इसलिए मैं तुम्हें मुश्किल मराहल से नहीं गुजार रहा हूँ। समझो कि कल से तुम्हारी मुलाजमत शुरू है। मेरे अरबी मालिक ने मुझे एक पता दिया और बोला, तुम इस थाने पहुंच जाना। इन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया और एक मुलाजिम से कहा कि हमीद साहब को अच्छे से फ्लैट में रहायश दो। जाने लगा तो इन्होंने मुझे फिर से आवाज दी और कहने लगा, मैंने तुम्हारी तनख्वाह तो बताई ही नहीं, तुम्हें महीने का 30,000 रियाल दिया करूंगा। इतनी ज्यादा रकम की पेशकश सुनकर मेरी तो बांचें खुल गई थी। मुलाजिम मुझे एक फ्लैट में ले गया जहाँ पर और भी लड़के ठहरे हुए थे, अलबत्ता सबके कमरे अलग अलग थे। मैंने अम्मी को फोन करके बताया, मुझे सऊदीया में सरकारी मुलाजमत मिल गई है। अम्मी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बोला, अम्मी आप मेरी हर तनख्वाह
से मेरी बहनों का जहेज बनाते रहना। चाहता हूँ मेरी बहनों को किसी चीज की कोई कमी ना हो। मैं बेइंतहा खुश थी, मुझे दुआएं देती रही थी। का फोन बंद कर मैंने सोचा भाई शकूर का शुक्रिया अदा कर दूं। अगर वो मेरी मदद ना करते तो मैं आज भी पाकिस्तान में धक्के खा रहा होता। मैंने इन्हें फोन किया और बोला कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी साहिल बना दी, अल्लाह आपको ढेरों आसानियां दे। मैंने भाई शकूर को बताया मुझे पुलिस की मुलाजमत मिल गई और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी लगी है। इन्होंने मेरी बात सुनी तो कहने लगे हमीद, सऊदीया में सरकारी मुलाजमत मिलना इतना आसान नहीं है, बेहतर यही है कि तुम इस जगह से भाग निकलो और वापस मेरे दोस्त के पास चले जाओ। किसी और जगह तुम्हें मुलाजमत करवा देगा जहाँ तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी ज्यादा नहीं होगी और तुम्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। हंस दिया और बोला भाई शकूर मैं पुलिस वाला बन गया हूँ, भी मुझे किस किस्म का कोई खतरा है। शकूर ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की और मैंने ये बहाना बनाकर फोन कर दिया कि मुझे तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। बंद कर मैं ये सोचने लगा था कि शकूर भाई मेरी तरक्की से हसद करने लगे हैं, इनके तो वहमो गुमाल में भी नहीं होगा कि मुझे इतनी अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। जो भी था मैं बहुत खुश था। अगले दिन ही पुलिस की वर्दी पहनकर मैं तैयार हो गया। मुझे लेने के लिए एक गाड़ी आई थी, थाने पहुंचा दिया गया। तो अपनी किस्मत पर रश कर रहा था। खैर एक छोटा सा थाना था। मेरा मालिक मुझे इस जेल में मिला था। वो कहने लगा मुझे सरकार ने इस शहर की तमाम जेलों की निगरानी की ड्यूटी सौंपी हुई है। बोला ये जेल इतनी छोटी क्यों है, हमारे मुल्क में तो जेलें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मेरा अरबी मालिक मेरी बात सुनकर हंस दिया और कहने लगा कि तुम्हारे मुल्क में जराइम शरा ज्यादा है, कि हमारे मुल्क में जराइम बिल्कुल न होने के बराबर है, इसलिए हम ज्यादा बड़ी जेलें नहीं बनाते। मेरा मालिक कहने लगा कि जनाना जेल है, इसमें वो औरतें आती हैं जिन्होंने जराइम किए होते हैं। हमारे यहाँ औरतों से ज्यादा बात करना मयूब समझा जाता है, इसलिए एक जेलर की हैसियत से ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम हर तरह से इन औरतों पर पूरी पूरी निगरानी रखो और अपने मोहतरम पुलिस वालों को भी इनसे बातचीत करने के से मना करते रहो। सारी बात समझ चुका था। मेरा अरबी मालिक मुझे हिदायत देकर वापस लौट गया था। अपने ऑफिस में आ बैठ गया था। ये जेल बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, ना ही इसमें कुछ ज्यादा कमरे थे। पुलिस वालों की तादाद भी बस मुनासिब ही थी। फिर मैं जेल के राउंड पर निकल गया। पता चला कि जेल में गिनती की चंद औरतें ही बंद थी। इस मालिक से बहुत मुतासिर था। मैंने सोचा कि इधर लोग इस कदर खुशहाल होंगे तब ही तो जुर्म करने की नौबत ना आती होगी। मेरी मुलाजमत का तीसरा दिन था। अरबी मर्द एक औरत को अपने साथ घसीटते हुए ले आया था। इस बार में कुछ तेज से बोल रहा था, जबकि इसके साथ जो औरत आई थी वो मुकम्मल तौर पर पर्दे में गई, मगर इसका खौफ मुझे इसकी आंखों से नजर आ रहा था। मैंने इस अरबी पुलिस वाले को बुलाया जो थोड़ी बहुत उर्दू भी जानता था। मैं बोला कि इस अरबी मर्द से पता करो कि माजरा क्या है। वो अरबी मर्द बहुत गुस्से में थे। इसकी एक दो बातों ही की समझ आई थी क्योंकि मुझे अभी तक अरबी जुबान पर अबूर हासिल नहीं हुआ था। यार मेरे मोहतरम पुलिस वाले ने मुझे टूटी फूटी उर्दू में बताया कि मर्द अपनी बीवी पर पर्चा कटवाना चाहता है। बीवी ने इस शोर के साथ बेवफाई की है, बल्कि गुनाह किया है, ये किसी और मर्द से हामला हो गई है, इसलिए वो अपनी बीवी को भी साथ लाया ताकि इसे जेल में बंद कर दिया जाए। पुलिस वाले को साइड पर बुलाया कि ऐसी सूरत हाल में तुम्हारे मुल्क का कानून क्या कहता है, औरत को कैद कर लिया जाता है या ये कहकर छोड़ दिया जाता है मियाँ बीवी का निजी मामला है। पुलिस वाला कहने लगा साहब हमारे मुल्क में बहुत घिनौना जुर्म समझा जाता है और इस तरह का जुर्म करने वाली औरत उम्र भर जेल में सड़ती है। अच्छा फिर इस औरत को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद कर दो। औरत रोती रही और हाथ जोड़ जोड़ कर कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने इस आदमी को यकीन दहाई करवाई के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा और मुजरिम को इसके लिए पूरी सजा मिलेगी। वो आदमी मेरा शुक्रिया अदा करते हुए चला गया था। मैं अपने ऑफिस में तना बैठा रह गया था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था मेरे अरबी मालिक ने मुझे मुलाजमत देने से पहले मुझे यहाँ का कानून क्यों नहीं सिखाया था। बात बहुत अजीब थी कि एक इंसान जिसको कानून की अलबे भी मालूम ना हो इसे कानून नाफिज करने की जॉब दे दी जाए। यार मैं अब ये ही सोचने पर मजबूर था कि ये सब मेरी वालदा की दुआओं के नतीजे में हुआ है। बेशक दुआएं तो इंसान की तकदीर भी बदल दिया करती हैं। मैंने सोच लिया था कि मेरी मुलाजमत बहुत अच्छी है, इसलिए मैं अपने आप में बेहतरी लाऊंगा और इस मुल्क का कानून सीखने की भरपूर कोशिश करूंगा। ये 2 दिन गुजर गए थे। नहीं आने वाली अरबी और सारा सारा दिन रोती रहती थी, जबकि मैंने बाकायदी कैदी औरतों को भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। खैर हमें यूं तो कैदी औरतों से बातचीत करने की इजाजत नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि नई कैदी औरत तो हामला भी नहीं है, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं होगी, इसलिए खुदा तरसी में मैं इसके पास चला गया था। मैं बोला क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। वो कहने लगी मैं बेकसूर हूँ, कहा इसका फैसला बाद में हो जाएगा, इसलिए अभी रोना धोना बंद कर दो। वो कहने लगी मेरा इस कमरे में दम घुटता है, मैं हामला हूँ, इसलिए मेहरबानी फरमा कर ये हवादार कमरा दे दे। मैंने लेडी पुलिस से कहा इस कैदी औरत को खिड़की वाला कमरा दे दो और ये उम्मीद सी है, इसका पूरा ख्याल रखना, ये तो
तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैर जेल में मेरा अच्छा वक्त गुजर जाता था। यहाँ ज्यादा काम तो नहीं था। मैं अपने ऑफिस में बैठकर ज्यादातर मोबाइल चलाया करता था। तनख्वाह बहुत अच्छी थी, इस वजह से पीछे पाकिस्तान में भी हालात अच्छे हो गए थे। अम्मी उठते बैठते मुझे दुआएं देने लगी थी। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि वो छोटी बहन सानिया का रिश्ता ढूंढ चुकी हैं और बहुत जल्दी इसकी शादी भी कर देंगी। अम्मी की बात सुनकर पाकिस्तान जाने के लिए मेरा दिल मचल गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी निगरानी में अपनी बहन की शादी करवाऊं, बाप के फराइज अदा करूं। मगर अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। वो कहने लगी कि अब तुम पाकिस्तान आने का सोचना भी मत। एक बहन की शादी तय हुई थी, बाकी बहनों की शादियां भी तुमने ही करवानी है। मैंने सोचा था कि जब मेरी तमाम बहनों की शादियां हो जाएंगी तो मैं एक बर्स लगाकर सरमाया जमा करूंगा और फिर पाकिस्तान कारोबार शुरू करूंगा, शादी भी करूंगा। मालिक वक्ता वक्ता जेल का चक्कर लगाता रहता था। मैं इससे थोड़ा बहुत कानून सीखने की कोशिश किया करता था। वो हामला कैदी अक्सर रोने लगती थी। मैं जब इसके पास जाता तो कहती कि हमल की वजह से मेरी तबीयत अजीब हो गई है, इसलिए मेरे लिए दाई बुलवा दो। मैं दाई बुलवाने की इजाजत नहीं हो। वो कहने लगी कि खुदा के वास्ते मेरी मदद कर दो। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली मैं बेकसूर हूँ और ये बच्चा मेरी बेगुनाही की साबित करेगा, इसलिए मैं इस मामले में बहुत हसास हूँ। इसको कुछ हो गया तो मेरे पास मेरे बेगुनाह होने का कोई सबूत भी नहीं बचेगा। इसलिए खुदारा तुम मेरी मदद करो। मुझे इस पर बहुत तरस आता था, इसलिए सोचा चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैंने इससे पूछा कि दाई कहाँ से बुलाऊं, तो कहने लगी जेल में आने से पहले तो दाई मेरा शोहर बुलाया करता था, इसको बुलाओ क्योंकि वो बहुत काबिल है। मेरी नब्ज पकड़कर मेरा मसला दरियाफ्त कर लिया करती थी। फिर इसने मुझे दाई का पता दिया तो मैंने एक पुलिस वाले को भेजकर इस दाई को बुलवा लिया था। फिर वो अरबी औरत के पास चली गई। खैर आधे घंटे बाद जब वो वापस आई तो कहने लगी वो आपने मुझे वक्त रहते ही बुला लिया। इस लड़की के अंदर बहुत खराबी बन चुकी है, शायद ठीक से खाती पीती नहीं है। मुझे इसका ख्याल रखने के लिए अक्सर आना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान को भी खतरा है, इसके बच्चे को भी खतरा है। मैंने सर हिला दिया। मैं बोला हाँ तुम आ जाया करो। असल बात यह थी कि मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि लड़की अपनी बेगुनाही साबित कर दे, क्योंकि इसकी आंखों में मुझे बहुत बेबसी नजर आई थी। महीने गुजरते गए और अब तो इस कैदी औरत का पेट भी फलने फूलने लगा था। मैं ये सोच सोच कर हैरान होता था कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये औरत अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी। ये कोई डीएनए टेस्ट करवाएगी या फिर ये कुछ और सोच कर बैठी है। मैंने सुबह से ही दाई को पैगाम देकर बुलवा लिया था। मैं नहीं चाहता था कि इस औरत को किसी किस्म की परेशानी हो, क्योंकि फिर ये रो रो कर पूरा थाना सर पर उठा लिया करती थी। मैं इस औरत के पास गया और बोला कि तुम्हारे 9 माह पूरे हो चुके हैं, मैंने दाई को भी बुलवा लिया है, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है तुम अपनी डिलीवरी इस थाने में नहीं करवाओगी तो हम तुम्हें किसी करीबी अस्पताल भी ले जा सकते हैं। रातें खतरे से बोली नहीं नहीं दाई की जरूरत नहीं है, मैं 9 माह का बच्चा नहीं जमती, मेरे घर तो 13 माह का बच्चा पैदा होता है। मैं तो इस औरत की बात सुनकर ही चकरा गया था। कैसी बात थी जिस पर यकीन नहीं किया जाता था। खैर मैंने दाई को वापस भेज दिया। मुझे इल्म था बहुत जल्दी ये औरत मुझसे खुद कहेगी कि दाई को बुलवा दो। मेरा वक्त करीब आ गया क्योंकि इस औरत का पेट बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन मैं इंतजार करता रह गया था। 1 माह का वक्त गुजर गया था तो इस औरत ने अभी तक बच्चा नहीं जना था। तो मुझे भी तजस्सुस होने लगा था कि ये लड़की जो कह रही है अगर वो सच है तो फिर इसके पीछे हकीकत क्या हो सकती है। भी इस औरत का चेकअप करने के लिए आती रहती थी। एक दिन मैंने इस अरबी दाई को अपने ऑफिस में बुलाया था। मैं अरबी सीख चुका था, इसलिए मुझे इससे बात करने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हुई थी। कहने लगा इस कैदी खातून का क्या किस्सा, इसने अभी तक बच्चा क्यों नहीं जना। मैंने इधर उधर देख कर मुझसे बड़ी राजदारी से बात की थी। वो कहने लगी जेलर साहब मैंने तो आज तक ऐसा केस अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तो खुद समझ नहीं आ रही कि इस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने के आसार क्यों नजर नहीं आ रहे। बोला कहीं इसका बच्चा पेट में तो नहीं खत्म हो गया। बोली नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, औरत का बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, पेट में हरकत भी करता है। मैं बोला फिर ये सब क्या है। वो दाई कहने लगी कि औरत ने अपने मुंह से कहा कि वो 13 माह का बच्चा जनती है तो फिर ऐसा ही होगा जैसे वो कह रही थी। मुझे तो मुकर्रर वक्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, देखे क्या होता है। दाई बड़ी तजुर्बाकार लगती थी। मैं बोला चलो ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ। चली गई तो मैं भी एक अजीबो गरीब केस के मुतालिक सोचने लगा था। मैं ये बात सोचकर बहुत महजूज होता था कि मैं अपने बुढ़ापे में लोगों को एक किस्सा सुनाया करूंगा। 13 माह गुजर गए थे। वो कैदी और सुबह सुबह मुझसे कहने लगी कि आज दाई को बुलवा दीजिएगा, मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश मतबू है। मैं बोला ठीक है मैं बुला देता हूँ। इसलिए दिल में ये सोच रहा था कि ये औरत तो अपनी बात की पक्की निकली। मुझे आगे बहुत तजस्सुस था कि इसके यहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा और वो फिर कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगी। ये दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा था। दाई को बुलाया गया था, फिर जचकी का अमल शुरू हो गया था। ये औरत के कमरे से बहुत दर्दनाक आवाजें आ रही थी। हम मुकम्मल पर्दे का इंतजाम भी किया हुआ था। कई घंटे चलता रहा। मुझे तो फिक्र होने लगी थी कहीं ये औरत मर ही ना जाए। कहीं जाकर दाई बाहर निकली थी। वो बहुत ज्यादा खौफ
खौफजदा लग रही थी। बोला हमारा बच्चा तो ठीक है ना? दाई बोली हाँ दोनों ठीक है, मगर मुझे अब यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ मजीद रहना नहीं चाहती। बोला ऐसा भी क्या हो गया? वो कहने लगी इस कैदी औरत ने जिस चीज को जनाया इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इसकी तरफ से जना, मुझे तो ये औरत कोई जादूगर नहीं लगती है, जो भी इसके पास गया वो इसको भी नुकसान पहुंचा देगी। इतना क्या कर वो दाई फरार हो गई थी। मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं एक मर्द था, इसलिए मुझे इस जादू टोने की बातों पर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं था। मैंने पाकिस्तान में भी अक्सर सुना था कि फलां औरत पर फलां शख्स ने जादू करवाया था, जबकि मैं इस किस्म की बातों को दकियानूसी ख्याल करता हूँ। नदी के कमरे के इर्द-गिर्द तक भी पर्दा लगा हुआ था। मैंने पर्दे के पीछे से ही इस औरत को पुकारा था। मैं बोला अगर तुम्हारी तबीयत अब संभल गई है तो मैं क्या ये पर्दा हटा दूं? उस औरत ने बड़ी दर्दनाक आवाज निकाली थी। वो कहने लगी कि रात मुझे और मेरे बच्चे को प्राइवेसी चाहिए, जरा ये पर्दा पीछे मत करिए। सुबह जब मैं अपना बच्चा आप सबके सामने लेकर आऊंगी तो आपको मेरी बेगनाई पर यकीन आ जाएगा। बोला चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं। न जाने मैं इस औरत की बातें क्यों मान लेता था। मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। अपने मातहत पुलिस वालों को कह दिया था कि आज की रात ये पर्दा पीछे मत किया जाए। औरत जात थी, न जाने किस हालत में होती, क्योंकि दाई ने बताया था इसकी जच्का का अमल बहुत पेचीदा था। मैं अपने फ्लैट में वापस आ गया था। इस दौरान मेरी 3 बहनों की शादियां हो चुकी थी। अल्लाह के करम से मैं इस काबिल था कि अपनी बहनों का अच्छा खासा जहेज दे देता। मम्मी मुझे बताती रहती कि तीनों बेटियां अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं, इनके शोर बहुत अच्छे हैं। ये बातें सुनकर मेरा दिल मुतमईन हो जाया करता था। ये सोचकर मुस्कुरा देता था जब बरोज क़यामत मेरे अब्बू के सामना होगा तो वो मुझे शाबाशी देंगे, क्योंकि मैंने अपने फर्ज बहुत अच्छे तरीके से निभा दिया था। मैं रात खाना खाकर सो गया था, शायद रात के 2 के। जब मेरा फोन बज उठा था, तो मुझे कभी किसी का फोन नहीं आता, इसलिए मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा कि खुदा खैर करे, न जाने क्या बात हो गई। मेरा सारा ध्यान तो पाकिस्तान की तरफ गया था। मैंने जल्दी से फोन देखा तो वो स्क्रीन पर थाने का नंबर चमक रहा था। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो लड़का कहने लगा वो कैदी औरत जिसने कल बच्चा जना था वो थाने से फरार हो गई है, अपना बच्चा भी साथ लगी है। आप जल्दी से थाने पहुंचे। अगर वो औरत हमें ना मिली तो ये बात याद रखे कि आपके साथ साथ हम भी मरेंगे। हमें बचाने वाला कोई नहीं है। सुबह से पहले वो औरत हमें नहीं मिली तो हम बच जाएंगे, नहीं तो फिर हमारा कोई परसाल हाल नहीं होगा। इसकी बातें सुनकर बहुत डर गया था। मैं बोला तुम बेफिक्र हो, मैं अभी थाने पहुंचता हूँ। थाने पहुंचा तो सब डरे हुए थे। सब मेरी तरह गरीब मुल्क से काम की तलाश में आए हुए लड़के थे। फिलीपींस से आया था तो कोई इंडिया से। इनको दिलासा दिया और बोला इस औरत ने आज ये बच्चा जन्म दिया है तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। खैर मैंने इस कमरे का जायजा लिया तो मैं देख कर हैरान रह गया कि इसने बड़ी महारत से खिड़की को दीवार से जुदा किया था, फिर वो फरार हो गई थी। मैंने अपने साथियों से कहा अब ये खबर आप लोग आली हकाम से छुपा लें, और सब थाने से निकलकर इस औरत की तलाश शुरू कर दी। सबने मेरी बात से इत्तेफाक किया था। जब मैं भी गाड़ी में बैठकर इस औरत की तलाश करने लगा था, वक्त हमारे हाथों से सरकता जा रहा था। फजर का वक्त हो गया था। मैं शदीद बेचैन था कि अब हमारा क्या होगा। खैर तब भी मुझे सड़क किनारे 2 बूढ़ी औरतें नजर आई थी। वो कमर झुकाए हुए चलती थी और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे इन पर तरस आ गया, कौन न जाने कौन है और कहाँ जा रही है। बुढ़ी औरतों का रिवाज है कि वो हर उम्र की औरत पर्दा करती। दोनों औरतों के चेहरे भी कपड़े में छुपे हुए थे। मैंने गाड़ी इनके सामने रोक दिया, कहने लगा आप कहाँ जा रही हैं? आए मैं आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा दूं। औरतों ने इनकार कर दिया। जब मैंने इसरार किया तो एक औरत ने मुझे आंख उठाकर देखा था। आंखें मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकता था। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और पिस्तौल दिखाकर दोनों को गाड़ी में बैठ जाने को कहा था। मैं थाने जाने लगा तो औरत फुट फुट कर रोने लगी थी और बोली पहले मेरी बात सुन लो। मैंने गाड़ी एक बराने में जाकर रोक दी और बोला कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? औरत ने रोते हुए अपनी गोद से एक कपड़ा उठाकर मेरे सामने कर दिया और बोला इसको खोल कर देख लो, इसमें है मेरा बच्चा। जल्दी से वो कपड़ा खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बोला ये क्या है, मुझे अपनी सारी हकीकत बताओ। लड़की कहने लगी हमारे भी में रिवाज है कि हम लड़कियों की शादियां बहुत कम उम्र में कर देते हैं। अमीर होना चाहिए, फिर चाहे वो लड़की के बाप की उम्र का हो, कोई इतराज नहीं किया जाता। मेरी शादी भी फक्स 16 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। जिससे मेरी शादी हुई वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर था, मगर इसकी उम्र 25 साल के लगभग ने मेरे बाप को इस शादी के लिए बहुत अच्छा मुआवजा दिया। खैर वो मेरे साथ सिर्फ 3 महीने खुश रहा। उसने मेरी छोटी बहन को देख किया था, वो तो थी भी फक्स 14 वर्ष की। वो मुझसे जान छुड़वा कर इससे शादी करना चाहता था, लेकिन अगर वो मुझे तलाक देता तो इसकी आधी जायदाद मेरे नाम है मुंतकिल हो जाती और तलाक के बगैर वो मेरी सगी बहन से शादी नहीं कर सकता था। उसने मुझ पर बलात्कारी का इल्जाम लगा दिया और मुझे इस जेल में लाकर बंद कर दिया। यहाँ मेरे जैसी और बहुत सी औरतें जिनसे मेरे शोहर ने निकाह किया था मगर बाद में तलाक दे दी। तुम जानते हो क्या ये मेरे शोहर की निजी जेल है, ये कोई सरकारी जेल नहीं, और तुम सबके मुलाजिम हो, सरकार के नहीं। तुम लोग अगर किसी दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो मेरा साबका शोहर तुम लोगों को बचाने नहीं आएगा, फिर तुम सबको सजाए मौत हो जाएगी। मैं जब थाने आई थी तो मैं हामला नहीं थी, क्योंकि मेरे शोहर ने सिर्फ अपनी पहली बीवी से औलाद पैदा की है, जबकि हम बाद में ब्याह जाने वाली लड़कियां तो इसके लिए तफरीह का सामान थे। जब मैं जेल आई तो मुझे इल्म हो गया था कि तुम एक मासूम इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर का पता दिया और कहा कि जाकर दाई को बुला लाओ। औरत जो मेरे पास आई थी वो दाई नहीं मेरी माँ थी। मैं इससे सारा सामान मंगाती थी जिससे मैं एक खिड़की काट कर बाहर निकल सकी। मेरा जो पेट बढ़ गया था वो नक्स इसलिए क्योंकि मैं अपने पेट पर औजार बांध कर फिरती
फिरती थी और मैंने 13 माह की डिलीवरी का नाटक भी इसलिए रचाया था क्योंकि खिड़की अभी हमसे कटी नहीं थी, थोड़ा वक्त इस खिड़की पर सर्व करना चाहती थी। जिस दिन मैंने कहा कि मेरी डिलीवरी का वक्त है, इस दिन मैंने और मेरी अम्मी ने मिलकर एक खिड़की काटी थी। दर्दनाक चीखें भी जानबूझ कर निकाली ताकि तुम लोगों तक खिड़की काटने की आवाज ना पहुंच सके। तो औरत ने मेरे सामने जो कपड़ा किया था इसमें बच्चा नहीं बल्कि औजार थे। मैंने इस लड़की से कहा कि तुम अब क्या करोगी? वो कहने लगी तुम मुझे हकीकी थाने ले चलो, मैं अपने साबका शोहर पर मुकदमा दर्ज करना चाहती हूँ। मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस कहने लगी कि हमें जय को ले चलो। मैंने अपने साथियों को पहले ही फोन कर दिया था, वो पहले ही जेल से फरार हो गए थे। यूं असली पुलिस के हाथ मेरे मालिक के खिलाफ सबूत लग गए थे। इन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया था। मेरा मालिक बहुत अमीर आदमी था, हमें इस बात का इल्म नहीं था कि वो कब तक जेल में रहेगा, इसलिए मैंने इस लड़की को शादी की ऑफर कर दी। मान गई। यूं मेरी शादी से अरबी लड़की से हो गई। अदालत ने मेरी बीवी को इसके साबका शोहर से जायदाद भी दिलवा दी थी। मैं अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान आ गया था। यहाँ हमने एक नई जिंदगी शुरू की। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे जबस बिजा में कैद औरतों की रिहाई का वसीला बनाया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि